इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों ये एक ऐसा नाम है ना जिसके एक मैसेज या फिर एक लेटर से अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस सिर्फ उन लोगों को आता है जो कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई इनकम जनरेट करते हैं, सिर्फ उनको। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नोटिस आपको भी आ सकता है, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो या ना करते हो, चाहे आप कोई काम करते हो, कोई नौकरी करते हो या फिर आप बेरोजगार हो। ये किसी को भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये नोटिस कभी भी आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आखिर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता क्यों है और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको भी नोटिस आ सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भविष्य में जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैसे करना है जिसकी वजह से आपको ये नोटिस ना आए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप कई सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और आपको पता ही नहीं हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं कि आप किस टाइप की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अब ये नोटिस 200 रुपए का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है या फिर 2 लाख का भी हो सकता है। तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है, ऐसे कौन से कारण है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको ऐसे 8 चीजें बताऊंगा, 8 पॉइंट बताऊंगा जिसमें ये सब क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला है मिस्टेक्स इन आईटीआर। दोस्तों जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं ना तो ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि आपने पूरी और सही जानकारी दी हो। देखिए एक चीज समझिए यहाँ पर कि आईटीआर फाइल करने का मतलब टैक्स भरना नहीं है। अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है तभी आपको टैक्स भरना है। अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है तो आपका जो आईटीआर है वो जीरो पर फाइल होगा। लेकिन आपके पास पैसे आए कहां से हैं ये बताना जरूरी है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि अगर आप एक साल में 3 लाख रुपए तक कमाते हैं, आपको 3 लाख का प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स जीरो होता है। और जैसे ही इससे इनकम बढ़ जाती है तो स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम कृषि से आई है, आपने खेती करके पैसे कमाए हैं, तो फिर चाहे वो 3 लाख हो या फिर 30 लाख हो, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं भरना है। उस पर आप टैक्स के लिए लाइबल नहीं हो क्योंकि कृषि जो है वो टैक्स फ्री है। लेकिन यहां पर आपको हर साल आईटीआर फाइल करके सरकार को यह बताना पड़ेगा कि ये पैसे आपके कृषि से आए हैं। आईटीआर आपको तब भी फाइल करना पड़ेगा, बस टैक्स नहीं भरना है, आपको टैक्स जीरो भरना रहेगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपने अपने आईटीआर में अपनी इनकम 8 लाख दिखाई है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन 12 लाख का हुआ है, तो ऐसे में तो नोटिस आना पक्का है। जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं ना तो उसमें एक फॉर्म होता है 26AS। तो आईटीआर और 26AS में जो डेटा होता है ना वो दोनों का मैच होना जरूरी है। अगर इसमें कुछ भी मिसमैच हुआ ना तो आपको नोटिस आ जाएगा तुरंत। इन दोनों फॉर्म का डेटा कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। अगर आपने किसी बड़ी रकम का लेन देन किया है तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो ये जो बैंक होता है ये आपकी डिटेल सीधे उठा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक साल में 10 लाख का ज्यादा कैश अपने अकाउंट में जमा किया है, या फिर आपने अपनी शादी में 2 लाख से ज्यादा का कैश खर्चा किया है, या फिर हर महीने जो आपका क्रेडिट कार्ड है ना उसका जो बिल है वो 5 लाख से ऊपर जा रहा है। अगर ऐसे ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि भैया इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के पूछे उससे पहले आपको करना क्या है ये आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने जितने भी खर्चे किए हैं, चाहे वो कैश में किए हो या ऑनलाइन किए हो, सबका हिसाब प्रॉपर रखना है कि आपको याद रहे। और जब आप आईटीआर फाइल करें तो उसको सही सही भर सके कि ये पैसे यहां से आए हैं और इस चीज के लिए मैंने खर्चा किया है, ये मेरा प्रॉफिट है या फिर ये मेरे खर्चे हैं। जो भी चीज है आप उसको सही सही आईटीआर में शो कर देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगा। और अगर मान लीजिए कोई चीज छूट भी जाती है तो जब आपके पास नोटिस आएगा तो आपके पास पूरा हिसाब रहेगा और तब आप नोटिस के जवाब में बता सकते हैं कि ये पैसे कहां से आए थे, क्यों आए थे और आपने कहां खर्चा किए हैं। और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो कैश ट्रांजेक्शन को मत ही करिए। तीसरा है टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने अपने काम के लिए बाहर से बंदा बुलाया है, आउटसोर्सिंग की है और उसको काम करवाने के लिए मैंने पेमेंट की है, या फिर किसी कंपनी को पेमेंट की है, या किसी ब्रोकर को मैंने कमीशन दिया है किसी काम के लिए। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने उसको जो भी अमाउंट पे किया है उसमें जो भी टीडीएस बनता है वो काट के सरकार को जमा कराऊं उस बंदे के पैन कार्ड या फिर उस कंपनी के पैन कार्ड के अगेंस्ट में। इसे टीडीएस कहते हैं। और अगर इसमें कोई गलती हो जाती है, इसमें कोई मिसमैच हो जाता है,
तो भी नोटिस आ सकता है। तो फिर जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो इस टीडीएस को क्लेम कर सकते हो अगर आप पर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज ध्यान देनी जरूरी है कि जो फॉर्म 1026 AS है और जो टीडीएस आप क्लेम कर रहे हो इसमें भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें भी नोटिस आ सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चौथा है प्रॉपर्टी या फिर एसेट का ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उस पर कैपिटल गेन डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे में भी आपको नोटिस आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और आईटीआर में उसको शो नहीं करते हैं। फिर बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज के पूछता है ना, फिर उसके बाद ब्याज और पेनल्टी के साथ ज्यादा पैसे जमा करने पड़ते हैं। एक और चीज है, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, वहां से आपको कैपिटल गेन हो रहा है, एफडी का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे हैं, वहां से कैपिटल गेन हो रहा है, तो इसमें से जो भी आपकी इनकम आ रही है, जो भी कैपिटल गेन आपके पास आ रहा है, उसको भी अपने आईटीआर में शो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपको नोटिस आ जाएगा कि भैया ये कमाई आई है, आपने इसको आईटीआर में शो नहीं किया है, इसका टैक्स नहीं दिया है, तो इसको बताओ, हिसाब किताब दो। तो इसलिए आप जब आईटीआर फाइल करें ना, तो उसमें अपनी सारी डिटेल्स को सही सही फिल करें, जिससे बाद में पेनाल्टी और ब्याज से बच सके और जो पहले टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है वो जमा करके आप निश्चिंत रह सकें। पांचवा है हाइडिंग फॉरेन इनकम्स। दोस्तों, अगर आपको फॉरेन से इनकम हो रही है, विदेशों से पैसे आ रहे हैं, आपकी कमाई हो रही है वहां से, तो इसको भी आपको आईटीआर में शो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इस पे भी नोटिस आ सकता है। मान लीजिए कि आप फ्रीलांसर हैं और विदेशों के काम आप ऑनलाइन लेके कर रहे हैं, वहां से आपको इनकम ट्रांसफर हो रही है, तो उसको भी आपको अपने आईटीआर में शो करना है। खासकर ये एनआरआईज के लिए भी एप्लीकेबल होता है, उनके लिए भी ये जरूरी है। और इसमें आपको एक फायदा और भी है शो करने का, कि आपको डबल टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। जो ये डबल टैक्सेशन रूल होता है, जिसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा कि अगर आपने वहां पर टैक्स पे किया है तो आपको यहां पर उसका पूरा फायदा मिलेगा, यहां पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अपने आईटीआर में उसको शो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा है फॉल्स डिडक्शन क्लेम, यानी कि आपको झूठे डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं। अगर आपने झूठे डिडक्शन क्लेम किए हैं, जैसे कि फर्जी मेडिकल बिल लगाए हैं, फर्जी डोनेशन दिखाई हुई है, या फिर ज्यादा एचआरए दिखाया हुआ है, तो भी आपको नोटिस आ सकता है। मान लीजिए आपने सेक्शन 80 सी में 1.5 लाख का खर्चा दिखाया हुआ है, लेकिन आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है प्रॉपर कि आपने वो खर्चा कहाँ किया है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे बोलेगा, चचा ये लो नोटिस। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जो भी वैलिड डिडक्शन है, जिसके पूरे सबूत आपके पास हैं, बिल आपके पास हैं, सिर्फ उन्हीं को क्लेम करना है। और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को हमेशा संभाल कर रखना है कि कभी फ्यूचर में अगर कोई नोटिस आता है तो आपके पास वो प्रूफ रहे कि भैया ये हमारे पास रखे हुए हैं, ये ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे किया हुआ है, ताकि फिर उसके बाद आपको दिक्कत ना आ सके। सातवां है कैश बेस्ड बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस है वो कैश बेस्ड है। आपकी ऐसी दुकान है जहां पर दिन भर सिर्फ कैश में ही आके पेमेंट होती है, जो कस्टमर्स आते हैं वो कैश में पेमेंट करते हैं। तो वो उसका हिसाब अगर आप सही से नहीं रखेंगे, उसमें कोई गड़बड़ करते हैं, तो वो भी नोटिस आ सकता है। मान लीजिए आपकी दुकान पर डेली 2 लाख का कलेक्शन होता है और आपने पूरे साल में सिर्फ 10 लाख की इनकम शो की है अपने आईटीआर में, तो ऐसे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे पूछ सकता है कि भैया ये हिसाब किताब कैसा है, जरा हमें भी बता दो। तो अगर आप इसको सही से हिसाब करके रखेंगे, आप प्रॉपर उसको लिख के रखेंगे, तो आप उनको भी आप जवाब दे पाएंगे, तो नोटिस से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा अगर कैश बेस्ड बिजनेस है तो उसका भी हिसाब प्रॉपर रखिए, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। आठवां है पुराने रिटर्न की जांच। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग आईटीआर फाइल कर देते हैं, उनको 1 साल तक कोई नोटिस नहीं आया, 2 साल तक कोई नोटिस नहीं आया, तो उन्हें लगता है कि भैया चलो जो भी हमने भरा था वो सब सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले 6 साल तक उस नोटिस को चेक कर सकता है और अगले 6 साल में भी आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। तो आईटीआर में कभी भी कोई भी गड़बड़ ना करें। जब भी आईटीआर भरें, बिल्कुल सही सही भरें। और कभी मान लीजिए गलती से, बहुत बार होता है कि भूल जाते हैं लोग, उनको ध्यान में नहीं रहता है और आईटीआर गलत फाइल हो जाता है, तो जब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछे उससे पहले ही आप उसको करेक्ट करके सही कर लें। तो दोस्तों, ये सभी ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कभी चाचा दादा ने भेज दिए, कभी भाई ने भेज दिए, कभी दोस्तों ने पैसे भेज दिए, तो उन सब का हिसाब आप रखिए कि कहां से पैसे आए हैं। और अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें सही सही बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको ये जानकारी हो सके और भविष्य में अगर टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता भी है तो उससे उन्हें कोई ज्यादा परेशानी ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।